इनकी हिम्मत तो देखिए, जो इन्होंने अपने सीनियर की बात यानी कि मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। सीनियर्स के प्रति इनके इस डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर और अपने काम को ईमानदारी से ना करने की इनकी इनएबिलिटी के कारण आज मैंने इन्हें अच्छे से फटकार लगाई है। घमंड में चूर। जब ज्ञानी निखिल से वो सब कह रहा था, तब प्रेसिडेंट रत्नाकर दिल ही दिल में उसका मजाक बनाते हुए पूरी तरह से हंसने लगा, लेकिन उसने ज्ञानी को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। इसके तुरंत बाद ज्ञानी ने अपनी उंगली कृतिका की ओर पॉइंट की और ऐसा करके उसने तो जैसे अपनी मौत ही बुला ली थी। इस लड़की को देखिए, पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वाहियात बिहेवियर किसी का है तो इस लड़की का। इसके अंदर अपने क्लाइंट्स को लेकर जरा भी रिस्पेक्ट नहीं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की इमेज को काफी नुकसान हो सकता है। हम ऐसे लोगों को निश्चित ही हमारे यहाँ काम पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए इन लोगों को कंपनी में इनकी औकात याद दिलाने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इस लड़की को कंपनी से बाहर निकाल दिया। तुम्हारा बोलना पूरा हो गया या तुम्हें और भी कुछ बोलना है? निखिल ने उससे बेरुखी से सवाल किया। अचानक से ज्ञानी को एहसास हुआ कि निखिल का मूड जरा भी अच्छा नहीं है। उसकी बातों को सुनने के बाद वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर यूं ही नहीं पहुंचा था, उसमें भी अच्छा खासा टैलेंट था, खासकर लोगों के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को समझने का टैलेंट। वो ये भी समझ गया था कि निखिल के चेहरे पर आए वो गुस्से से भरे भाव खुद उसके लिए थे। इसलिए उसने याद करने की कोशिश की कि कहीं अनजाने में उसने सीईओ की इंसल्ट तो नहीं कर दी। लेकिन दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी उसे याद ही नहीं आया कि उसने अभी अभी निखिल को किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट किया था या नहीं। वो महसूस कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ना ही कहा था जो निखिल के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो। मैनेजर राघव, तुम मुझे बताओ, तुम्हारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट किस तरह से केसेस एक्सेप्ट करता है? निखिल ने ऊंची आवाज में सवाल किया। राघव अभी भी इस बात का आदी नहीं हुआ था कि निखिल और कृतिका एक दूसरे को डेट कर रहे थे। निखिल के सवाल को सुनने के बाद जल्दी जल्दी उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और उसके सवाल का जवाब देने लगा। हमारे पास कई केसेस आते हैं, जिनमें से ढेर सारे केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसका कारण ये है कि अगर हम हमारे पास आए सभी केसेस को एक्सेप्ट करने लगे तो हम उनमें से किसी को भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कई केसेस इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि अगर उन्हें एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो भी उस पर आने वाला रिजल्ट संतोषजनक नहीं होता, इसलिए हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरी, छोटी मोटी पीआर कंपनीज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले केस एक्सेप्ट करते हैं और फिर बाद में उस पर मिलने वाले रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो वो अपने क्लाइंट से उन्हें और भी ज्यादा पैसे देने की डिमांड करते हैं। जब तक वो पैसे दे पाते हैं तब तक वो कंपनियां काम करने का दिखावा करती रहती हैं। लेकिन जो रिजल्ट कस्टमर उनसे चाहता है वो उसे कभी नहीं मिल पाता। हम इन चीजों के बारे में पहले ही अच्छे से सोच लेते हैं और इस वजह से कई केसेस को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो तुम अपने पास आने वाले सभी केसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हो। निखिल ने फिर से सवाल किया। हाँ, हमेशा से हमारी यही पॉलिसी रही है, राघव ने रिप्लाई किया। फिर निखिल ने वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी से करजते हुए पूछा, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ज्ञानी हैरान रह गया। वो बड़ी मुश्किल से धीमी आवाज में कुछ कह पाया। सीईओ नहीं, वो तो नहीं, वो तो क्या? निखिल उस पर भड़क उठा। अभी कुछ देर पहले तुम इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि डिपार्टमेंट के बाहर तक तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही थी। तुमने इन्हें यहाँ से बाहर निकल जाने तक को कह दिया, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम्हारे मुंह से ठीक से आवाज तक नहीं निकल रही। नहीं, वो मैं इनके एरोगेंट बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यानी जैसे तैसे कुछ बोल पाया, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुद को डिफेंड कैसे करे। अब सागर से रहा नहीं गया, वो उनके बीच में बोल पड़ा। सीईओ सर, मिस्टर दिनेश प्रेम के मैनेजर हैं। ये चाहते थे कि हम प्रेम के एक्ट्रेसेस की तरह नखरे दिखाने वाले और बात बात पे गुस्सा करने के कारण खराब हुई उसकी इमेज के केस को अपने हाथों में ले ले। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, प्रेम कोई अच्छा इंसान नहीं है। सागर ने कुछ देर पहले ओबेरॉय कॉरपोरेशन के सामने प्रेम को लेकर हुए इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया।
इसलिए चाहे जो भी हो, हम उसके केस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की रेपुटेशन को इस तरह के एक्टर्स से खतरा है, हमसे नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सागर ने किसी तरह अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था, लेकिन अब वो खुद को और चुप नहीं रहने दे सकता था। ना ही वो ज्ञानी की रिस्पेक्ट कर सकता था। जिस इंसान को दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, वो किसी और की भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता था। लेकिन हमें क्या पता था कि जैसे ही ज्ञानी हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे, वो हमें बुरी तरह डांटने लगेंगे। वो भी तब जब हम उन्हें इस केस को एक्सेप्ट ना करने के अपने रीजंस बता चुके थे। लेकिन वो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए, और हम में से जिस किसी ने भी उनकी बात को मानने से इनकार किया, वो उनकी नजरों में बुरा बन गया। किसी ने भी उनकी बात का विरोध करने की कोशिश की, तो वो उसे सीधे कंपनी से बाहर कर दिए जाने की धमकी देने लगे। सागर यहाँ नहीं रुका। उसके आखिरी शब्दों ने ज्ञानी के साथ साथ निखिल को भी हिलाकर रख दिया। इनका बिहेवियर ऐसा था जैसे ये खुद ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के मालिक हो। सीईओ इस जाहिल की बातों पर भरोसा मत कीजिए। ज्ञानी तुरंत अपने बचाव में बोल पड़ा। उसने दिल ही दिल में खुद से प्रॉमिस किया कि वो सागर से इस बात का बदला जरूर लेगा। निखिल ने एक भयानक अंदाज में ज्ञानी को देखा, जिससे ज्ञानी डर के मारे बर्फ की तरह जम गया। निखिल के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो उसके मन में चल रही हर एक बात को समझ सकता था। तो तुम्हारे हिसाब से तुम जो कर रहे थे, वो कंपनी के इमेज को बचाने के लिए कर रहे थे? निखिल ने सवाल किया। हाँ, बिल्कुल, ज्ञानी ने बेशर्मी से कहा। लेकिन जिस लड़की की तरफ तुम पॉइंट कर रहे हो और जिसे तुमने कंपनी से बाहर निकल जाने को कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। निखिल ने काफी शांति से कहा था, लेकिन सुनने वाले सभी लोगों के लिए उसकी आवाज तूफान आने से पहले भयानक तरीके से गरजने वाले बादल की तरह थी। गर्लफ्रेंड? यानी एक सिंपल वर्ड गर्लफ्रेंड भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। इस वक्त उसका दिमाग बुरी तरह उलझ गया था। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। वो अचानक से मिली इस जानकारी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये लड़की अचानक से सीईओ की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? ये निखिल कोई भी चीज सिंपल तरीके से क्यों नहीं कर सकता है? अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी ही कंपनी में किसी ऑर्डिनरी वर्कर की तरह काम करवाना क्या उसके लिए मजे की बात है? ज्ञानी के साथ साथ निखिल की बात जिस जिसने सुनी, वो सब शॉक थे। अनामिका और अजय भी। कृतिका सच में निखिल की गर्लफ्रेंड थी? क्यों क्यों उसने कभी पहले हमें इस बारे में नहीं बताया? आज की पहले गोल्डफिंगर अवार्ड अटेंड करने के दौरान उन्हें इस बात को लेकर थोड़ा शक तो हुआ था, लेकिन आखिर में वो इस बात को कंफर्म नहीं कर पाए थे कि उनका शक सच था या झूठ। इसका एक कारण ये भी था कि अब तक कृतिका ने कंपनी में जितनी भी प्रॉब्लम फेस किए थे, उन सबको उसने अकेले ही हैंडल किया था। निखिल ने कभी आगे आकर उसकी कोई हेल्प नहीं की थी। किस तरह का इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से ट्रीट करता है? वो जरूर जानता होगा कि कृतिका के कलीग्स उसके साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। कृतिका अकेले ही उन सब से डील करती रही। इसी वजह से उन दोनों के रिलेशन को लेकर जो भी शक अनामिका के मन में आया था, वो जल्दी ही खत्म हो गया। इस वक्त पीआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है, अगर निखिल जान पाता तो वो खुद पर लगाए जा रहे उनके आरोपों को क्लेरिफाई जरूर करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो कृतिका की हेल्प नहीं करना चाहता था। वो करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने उसे अपनी हेल्प करने का मौका ही नहीं दिया। वो अकेले ही आसानी से उन सब के बुरे बिहेवियर को हैंडल कर ले रही थी। उस दिन अवार्ड शो से रुखसार जल्दी लौट गई थी, इसलिए उसे निखिल और कृतिका के रिश्ते को लेकर कोई शक हुआ ही नहीं था। वो वहां उनके बीच प्यार भरे इंटरेक्शन को देख नहीं पाई थी। वैसे वो ये सब देख भी लेती तो भी उसका दिल इस बात को सच नहीं मानता। लेकिन अब जब वो खुद निखिल के मुंह से वो बात सुन रही थी, तो उसके पास इसे सच मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो लड़की इतनी बुरी तरह से हैरान थी कि डर के मारे उसका पूरा बदन पल भर में पसीने से भीग गया। अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या कहा था? ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। उसे मालूम नहीं था कि उसने जो कहा था वो कहीं निखिल ने भी तो नहीं सुन लिया।
ये बिल्कुल ठीक नहीं था। साथ ही जिस तरह से आज से पहले तक वो कृतिका से रूड बिहेव करती आई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृतिका ने निखिल को इस बारे में बताया नहीं होगा। डर और घबराहट के मारे रुखसार के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। न जाने निखिल ने उसके लिए किस तरह की पनिशमेंट सोच रखी होगी। और ये कृतिका कितनी बुरी है। वो निखिल को डेट कर रही थी, फिर भी उसने इस बारे में कभी एक सिंगल वर्ड तक नहीं कहा। क्या उसे ये देखकर बड़ा मजा आता था कि हमें उसके और निखिल के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इस वक्त वो खुद को सर्कस का कोई जोकर समझ रही थी। जब वो कृतिका के सामने बात बात पे डींग मारा करती थी, तब वो लड़की दिल ही दिल में अपना पेट पकड़कर उस पर जोर जोर से हंस रही होती होगी। शुरू में रुखसार पूरी तरह डरी हुई थी, लेकिन फिर उसका डर एकदम से गुस्से में बदल गया। उसे लग रहा था कि इतने दिनों से कृतिका उसे बेवकूफ बनाती आ रही थी। कुछ पल के बाद उसका गुस्सा अनकंट्रोल्ड जेलसी में बदल गया। क्या हक है उसे? उसमें ऐसा क्या है जो निखिल को इतना पसंद आ गया? इतना कि वो उसके प्यार में पड़ गया। आखिर उसे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ से मिली? जरूर निखिल के रिकमेंडेशन से ही उसे पीआर डिपार्टमेंट में जॉब मिली होगी। अब समझ में आ रहा था उसे कि बार बार कृतिका को आगे बढ़ने की अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही थी। यहाँ तक कि मधुलिका भी उससे कम्पीट नहीं कर पाई। जरूर वो पहले निखिल की गर्लफ्रेंड बनी होगी, फिर उसने कंपनी ज्वाइन की होगी और वो गोल्ड फिंगर अवार्ड भी उसे निखिल की वजह से ही मिला होगा। उसके तुरंत बाद उसे दिवाकर जैसे फेमस डायरेक्टर की फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। वो हर कदम के साथ सक्सेस करती गई। उसे लगने लगा कि अगर निखिल ने उसे रिकमेंड नहीं किया होता तो वो दिवाकर की फिल्म में कभी कास्ट नहीं हो पाती। काफी अच्छा खेल खेला है इसने निखिल के साथ मिलकर। दिवाकर ने भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो कृतिका की स्किल्स से सेटिस्फाइड है। लेकिन सच तो ये होगा कि कृतिका को बस निखिल की गर्लफ्रेंड होने की वजह से ही ये फिल्म मिली थी। यानी ना तो उसके पास कोई एबिलिटी है, ना कोई लक, वो सब झूठ था। उसके साथ कोई ऐसा है जो उसे हर वक्त सपोर्ट करता है। रुखसार के चेहरे पर एक साथ कई भाव आ रहे थे। ये सच में बहुत गलत था। कृतिका को सब कुछ चांदी की प्लेट में रखकर दिया जा रहा था। क्यों? ऐसा क्या है उसके पास? इधर निखिल की गुस्से से आग उगलती आंखें वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अभी अभी तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को फायर करने की बात की थी। ज्ञानी एकदम से पानी पानी हो गया। नहीं नहीं, मुझ में ऐसी हिम्मत नहीं। अगर मुझे पता रहता कि मिस कृतिका आपकी गर्लफ्रेंड है तो चाहे कुछ भी हो जाता। मैं उनके साथ ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। ज्ञानी बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसे अब इस बात का पछतावा हो रहा था कि वो इस मैटर में उलझा ही क्यों। निखिल ने बेरुखी से कहा, यानी कि अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो तुम उसके साथ वैसे ही बिहेव करते जैसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे। गर्लफ्रेंड की बात छोड़ो, कंपनी में काम करने वाला कोई भी स्टाफ जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते। ऐसा कब हुआ कि कंपनी के सारे डिपार्टमेंट तुम्हारे लिए अपनी पावर और पोजीशन को शो ऑफ करने का अखाड़ा बन गए? उस पल में ज्ञानी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स और जूनियर्स के सामने खड़ा बेइज्जत हो रहा है। सीईओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब निखिल की अंगारे की तरह दहकती आंखें दिनेश पर गई। उसे महसूस हुआ कि दिनेश को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। सच में दिनेश को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। उसने बेशर्मी से कहा, प्रेम ओबरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी हेल्प करना ओबरॉय कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है? वैसे भी ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। उससे पहले ओबरॉय कॉर्पोरेशन ने सूरज आहूजा की भी तो मदद की थी। उसके डूबे हुए करियर को ओबरॉय कॉर्पोरेशन ने ही बचाया था। पर क्या सूरज और प्रेम की आपस में कंपैरिजन की जा सकती थी? सूरज दिल का अच्छा इंसान था। उसकी अपने फैंस के साथ कोई अनबन नहीं थी। अपने जानने वालों से उसका बिहेवियर भी काफी अच्छा था, खासकर ओबरॉय कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज के साथ। उसके मोरल्स काफी अच्छे थे और उसका बिहेवियर कृतिका के साथ काफी पोलाइट भी था। लेकिन प्रेम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था।
इसके अलावा सूरज जतिन आहूजा का भतीजा भी था। लेकिन प्रेम कौन था? क्या वो निखिल से किसी भी तरह से रिलेटेड था? निखिल ने गुर्राते हुए उसे फटकार लगाई। पीआर डिपार्टमेंट ने पहले ही तुम्हारे क्लाइंट का केस लेने से मना कर दिया है, फिर भी तुम उनसे जबरदस्ती ये काम करवाना चाहते हो। दिनेश पहले घबराकर परेशान हुआ और फिर चुप हो गया। अब उसके चेहरे पर वो घमंड नजर नहीं आ रहा था, जो थोड़ी देर पहले पीआर डिपार्टमेंट के स्टाफ को धमकाते हुए उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। ऐसे तो प्रेम के केस को पीआर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन अगर वो इसे एक्सेप्ट करना भी चाहे तो अब मैं उन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करने दूंगा, निखिल ने गरजते हुए कहा। दिनेश को अंदाजा नहीं कि उसने किसे नाराज किया है। जी, मैं समझ गया। दिनेश के हाव भाव तुरंत किसी चापलूस की तरह हो गए। वो इस वक्त कोई डरपोक लग रहा था। ऐसा ऐ- ऐसा ऐसा है तो फिर मैं चलता हूँ। इतना कहकर दिनेश पलटकर वहां से जाने लगा। रुको! निखिल जोर से चिल्लाया। उसकी वो रौबदार आवाज सुन दिनेश इस कदर डर गया कि उसके पेट में अजीब सी टीस उठ गई। निखिल की बात सुन वो पीछे पलटा। प्रेम ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है ना? जी हाँ। अचानक से दिनेश की आंखें चमक उठी। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। उसे लगा कि ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में होने के कारण निखिल मजबूर होकर प्रेम की मदद करने को तैयार हो गया है। प्रेम की कोई हेल्प नहीं की जाएगी। थोड़ा सा फेमस होने भर से वो घमंडी हो गया है, इसलिए हमारी कंपनी अब उस पर अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करेगी। मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ, अब प्रेम से मेरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है और तुम उसके लिए ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के नाम को यूज कर कोई नया वर्क असाइनमेंट नहीं ढूंढोगे। अगर उसे कोई काम चाहिए तो उसे ये अपने बल पर करना होगा। निखिल इतने में ही रुका नहीं, लेकिन उससे पहले उसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए तय की गई पेनल्टी भी उसे भरनी होगी। उसके बाद वो जो चाहे कर सकता है। दिनेश पल भर में पसीने से नहा गया। अगर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का नाम प्रेम के साथ नहीं जुड़ा रहा तो जो इमेज इस वक्त उसने अपनी बना ली थी, उसे देखकर कोई भी उसे किसी भी तरह का एक्टिंग वर्क ऑफर नहीं करेगा। अगर वो खुद से उसके लिए कोई काम ढूंढ भी ले, तब भी कोई भी कंपनी ओबेरॉय कॉर्पोरेशन और प्रेम के बीच के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की रकम चुकाना नहीं चाहेगी। और अभी तक प्रेम खुद भी इतना अमीर नहीं हुआ था कि वो अकेले अपने बल पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने वाली पेनाल्टी के पैसे को चुका पाए। उसे ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप एक्सपायर नहीं हो जाता। लेकिन तब तक तो काफी देर हो जाएगी। जो प्रेम अभी तक कुछ वक्त पहले ही पॉपुलैरिटी में आया था, वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा और कुछ सालों तक लगातार किसी शो, वेब शो या फिल्म में नजर ना आने पर लोग उसे अपने आप भूल जाएंगे। वो बस एक वन हिट वंडर बनकर गायब हो जाएगा। जी 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 ठीक है, दिनेश ने अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए कहा। निखिल ने भी मन बना लिया था कि उसका अगला कदम दिनेश का किसी स्टार के मैनेजर वर्क की पोजीशन को चेंज करना होगा। वो प्रेम का मैनेजर था, उसकी नजर में होते हुए भी प्रेम का इस हद तक एरोगेंट हो जाना, कहीं ना कहीं इसमें दिनेश की भी गलती थी। या शायद दिनेश के खुद के मोराल्स अच्छे नहीं थे। उसके बाद निखिल ने ज्ञानी की तरफ देखा। तुम अभी भी यहाँ रुक कर अपने पोजीशन की पावर दिखाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। ज्ञानी पहले ही जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि कहीं सीईओ से परमिशन लिए बगैर वो चला गया तो सीईओ से और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। फाइनली जब निखिल ने कृतिका की तरफ देखा तो उसने अपने सिर को हल्का हिलाया। वो पूरी तरह से नॉर्मल और शांत थी, लेकिन उसके सारे कलीग्स अभी भी हैरान थे। इसलिए अपने कलीग्स को संभालने की जिम्मेदारी निखिल ने आंखों ही आंखों में कृतिका को दे दी। वो उसे देख हल्का सा मुस्कुराया। बाकी किसी का ध्यान उस पर ना जाए, इसलिए तुरंत फिर उसने कहा, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। उसकी आवाज उस वक्त काफी नर्म थी, जो कि आमतौर पर उसकी सख्त आवाज से एकदम अलग थी। शायद उसकी आवाज में ये नरमी सिर्फ और सिर्फ कृतिका के लिए होती थी। निखिल प्रेसिडेंट रत्नाकर और अपने असिस्टेंट अनुपम के साथ वहां से लौट गया, लेकिन कौन जानता था कि पीआर डिपार्टमेंट के बाहर वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी उसका इंतजार कर रहा होगा।
उसने सोचा कि थोड़ी देर पहले उसने खुद को सबके सामने पीआर डिपार्टमेंट में बुरी तरह से एम्बैरस कर लिया था, इसलिए निखिल से मिलकर वो उसे अकेले में सॉरी कहना चाहता था। सीईओ, मैं सच में नहीं जानता था कि कृतिका मैम आपकी गर्लफ्रेंड है, ज्ञानी धीमी आवाज में बोला। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं भूल से भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। इस बार मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। सीईओ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निखिल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। ज्ञानी उसके पीछे पीछे जाना चाहता था, लेकिन अनुपम ने उसे रोक दिया। मिस्टर ज्ञानी, यहाँ बाहर किसी भी एम्प्लॉय को नहीं पता है कि पीआर डिपार्टमेंट के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ था, इसलिए आप आगे कुछ भी बोलना बंद करें और वापस अपने डिपार्टमेंट लौट जाएं। ज्ञानी फिर से शर्मिंदा हो गया, लेकिन सीईओ का गुस्सा अनुपम धीमी आवाज में हंस पड़ा। सीईओ उस तरह के इंसान नहीं है जो अपने पर्सनल मैटर के लिए अपने किसी एम्प्लॉय से बदला ले। लेकिन बात कृतिका मैम की हो या किसी और एम्प्लॉय की, जो आज आपने किया है ना, वो निहायत ही घटिया और गलत है। हम ओबरॉय कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी के लिए काम करने के बाद भी आपको लगता है कि हमें किसी छोटे मोटे मैनेजर की बात मानने की जरूरत है? क्या दिनेश ने इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया है? क्या पूरे डिपार्टमेंट का उसकी हर बात को मानना जरूरी है? क्या वो इतना पावरफुल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्ञानी के माथे से पसीना बहना शुरू हो गया था। उसने उसने मुझे ठीक से कुछ बताया नहीं था और शुरू में मुझे लगा कि पीआर डिपार्टमेंट ने सच में उसके साथ बदतमीजी की है, इसलिए मैं उनसे उलझ पड़ा। उसके साथ मेरी अच्छी रिलेशनशिप है, इसी वजह से मैंने उस पर एक बार भी डाउट नहीं किया कि गलती खुद उसी की हो सकती है और यही मेरी गलती हो गई। अनुपम उसका मजाक उड़ाने के लहजे में हंस पड़ा। मिस्टर ज्ञानी, आप भूल रहे हैं कि आप किसके अंडर काम करते हैं। सीईओ के साथ साथ पूरी कंपनी आपको अच्छे से जानती है। क्या आप में हिम्मत है कि जो कारण आपने मुझे बताया है वही कारण आप सीईओ सर को बता सके? ज्ञानी के चेहरे का रंग अनुपम की बात सुनकर बार बार बदलता रहा। अच्छा रहेगा कि आप इस वक्त हमें फॉलो ना करें। इतना कहने के बाद अनुपम तेज कदमों से जाते हुए निखिल की ओर बढ़ गया। इस दौरान ज्ञानी वहीं खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करे। लिफ्ट के अंदर आते ही निखिल ने रत्नाकर को इंस्ट्रक्ट किया, ज्ञानी ने कंपनी में कुछ भी एक छोटी से छोटी चीज भी गलत की है तो मुझे उसके बारे में बताओ। आखिरकार वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। निखिल बिना किसी बड़ी गलती के उसे कंपनी से बाहर तो निकाल नहीं सकता था। वो खुद को यहाँ के सभी एम्प्लॉयज से प्रेसिडेंट कहलवाता है, जबकि प्रेसिडेंट तुम हो, वो नहीं। फिर भी अगर तुम्हारे पास उसके गलत कारनामों की जानकारी नहीं है तो मुझे तुम्हारे भी प्रेसिडेंट बने रहने पर शक है। निखिल ने प्रेसिडेंट रत्नाकर को उसकी पोजीशन से हटाने को लेकर इनडायरेक्ट धमकी दी थी। रत्नाकर पल भर में डर से कांप उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि ज्ञानी की गलती के कारण वो भी निखिल के टारगेट में आ जाएगा। अब रत्नाकर को जल्द से जल्द ज्ञानी के गलत कामों का चिट्ठा ढूंढकर उसे निखिल को देना था। और जैसा बिहेवियर हमेशा से ज्ञानी का रहा था, उससे एक बात तो आसानी से कही जा सकती थी, उसके खिलाफ उसके गलत कामों के सबूत ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। इधर निखिल के जाने के बाद कृतिका को ऑफिस के माहौल को फिर से शांत करना था। एक अच्छी बात उसके लिए ये थी कि अनामिका, अजय और सागर के साथ बाकी सभी को पहले से ही उसके और निखिल के रिश्ते को लेकर कुछ डाउट था। इस वजह से वो जल्द ही नॉर्मल हो गए थे और उनका बिहेवियर भी काफी अच्छा था। अनामिका ने कृतिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी बड़ी बात आसानी से इतने दिनों तक कैसे छुपा कर रखी तुमने? कृतिका ने शर्मिंदा होते हुए उससे माफी मांगी। आई एम सॉरी अनामिका, उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मुझे डर था कि अगर मैंने इस बारे में आप लोगों को कुछ भी बताया तो आप लोग मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। शायद आप लोगों को ऐसा लगता कि मैं निखिल के रिकमेंडेशन से यहाँ डिपार्टमेंट में आई हूँ। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। पहले दिन से ही सभी उससे पूरी तरह से नफरत करते थे और ऐसे में ये पता चलना कि वो कंपनी के ओनर की गर्लफ्रेंड है, उनके लिए आग में घी का काम करता और वो सब उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगते।
इसलिए कृतिका के मन में इस तरह का ख्याल आना गलत नहीं था। अच्छा जी, कुछ वक्त रुको, फिर देखना पूरी कंपनी में ये बात फैलने में देर नहीं लगेगी। अनामिका कृतिका की टांग खींचते हुए बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कृतिका ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाया। है? अनामिका कंफ्यूज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कृतिका के कहने का मतलब क्या है। कंपनी में काम करने के दौरान हर कोई मुझे उसकी गर्लफ्रेंड होने के कारण अलग ढंग से ट्रीट करेगा। ऐसी बातों को लेकर वो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए मेरी बात मानकर वो हमारे रिश्ते के बारे में कंपनी में किसी को भी कुछ भी ना बताने को लेकर राजी हो गया। भले ही आज उसने हमारे डिपार्टमेंट में इसे रिवील कर दिया है, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखेगा कि ये बात पीआर डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले। कृतिका ने एक्सप्लेन किया। सीईओ ने हमें ना तो कुछ कहा और ना ही हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी। फिर तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो? सागर ने हैरान होते हुए सवाल किया। अरे बेवकूफ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए वो इस बात को लेकर इतनी श्योर है। अनामिका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। सच में कृतिका और निखिल के बीच की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी, बिल्कुल किसी ओल्ड कपल के बीच की तरह। इससे ये साफ जाहिर होता था कि वो दोनों काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वैसे हम में से तो कोई भी इस बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन बोलते बोलते सागर चुप हो गया। उसकी नजरें रुखसार पर थी। वो बेचारी तो पहले से ही काफी डरी हुई थी। उसने हकलाते हुए कहा, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम्हारे अलावा सिर्फ कुछ ही लोग जो मेरे और निखिल के रिश्ते के बारे में आज जान पाए हैं, दिनेश, ज्ञानी और प्रेसिडेंट रत्नाकर। रत्नाकर सर किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। ज्ञानी ने पहले ही निखिल को नाराज कर दिया है, तो वो उसे और नाराज नहीं करना चाहेगा। यानी कि इसे लेकर गॉसिप शुरू करने वाले बस तुम और दिनेश होगे। कृतिका ने रुखसार की आंखों में आंखें डालकर कहा। जैसे ही हमारे रिश्ते को लेकर रूमर्स उड़ने शुरू होंगे, निखिल तुरंत जान जाएगा इसे शुरू करने वाला कौन है। कृतिका ने सोचा कि उसकी प्रॉमिस को सच मानने से ज्यादा अच्छा होगा कि वो उसे बुरी तरह से डरा दे। जैसा उसने सोचा था हुआ भी वैसा है। रुखसार की डर के मारे हालत खराब हो गई। मैं सच में किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर फिर भी ये बात फैलती है तो ये मेरा किया हुआ नहीं होगा। हाँ, मेरा भरोसा करो। सागर खिलखिलाकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि ज्ञानी को खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करना तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद रहा। रुखसार अंदर ही अंदर कुड़ बैठी। ये सागर उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। प्रेजेंट टाइम में ज्ञानी ने निखिल को नाराज कर दिया था। उसकी खुद की नौकरी अब खतरे में थी। ऐसे में अगर निखिल रुखसार के खिलाफ कोई कदम उठाता तो ज्ञानी उसे बचा पाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाने वाला था। अगर वो कुछ करता भी तो उसकी कोशिश बेकार ही जाती। सागर ने रुखसार के जले पर नमक छिड़कने का काम किया था। उसे डराना बंद भी करो, अजय ने सॉफ्ट वॉइस में कहा। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्यूचर में ये हम सबके साथ ऑनेस्ट रहे, सागर ने रिप्लाई किया। दोपहर में कृतिका हमेशा की तरह लंच करने के लिए निखिल के ऑफिस चली गई। इस बार किसी के मन में ये सवाल नहीं उठा कि वो कहाँ जा रही है और ना ही किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम हुई। वैसे अब कुछ भी जानने के लिए बचा नहीं था। वो निखिल के पास जाने के अलावा और कहाँ जा सकती थी? लेकिन किसे पता था कि जैसे ही कृतिका निखिल के ऑफिस के पास पहुंचेगी, उसे उसके ऑफिस के बाहर वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी बैठा दिखाई देगा। कृतिका को वहां देख एक पल को ज्ञानी शॉक्ड हो गया। अगले ही पल उसे समझ में आ गया कि कृतिका वहां क्यों आई है। वो तुरंत मुस्कुराते हुए उसकी चापलूसी करने लगा और उसके नजदीक आ गया। मिस मिस कृतिका, आप सीईओ से मिलने के लिए आई है ना? उस वक्त वो एम्प्लॉयज जो अभी लंच के लिए वहां से कैंटीन के लिए नहीं गए थे, उन्होंने ज्ञानी को ऐसे देखा जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। ज्ञानी ऐसा इंसान था जो कंपनी में अपने जूनियर्स को हमेशा बुली करता आया था। अपने से ज्यादा पावरफुल पोजीशन वाले के तलवे चाटने में उसे कोई परेशानी नहीं थी। उनकी नजरों में वो किसी नॉर्मल एम्प्लॉय को डराने और धमकाने से कभी बाज नहीं आता था।
फिर वो कृतिका से इतना पोलाइट बिहेव कैसे कर रहा था? मैं सच में बेवकूफ हूँ। ऑफ कोर्स आप यहाँ दोपहर में सीईओ के साथ लंच। लेकिन इससे पहले कि ज्ञानी और कुछ कहता, कृतिका ने उसकी बात काट दी। वाइस प्रेसिडेंट। ज्ञानी कुछ देर के लिए एकदम से हैरान परेशान रहा। एक बात ये भी थी कि जो कुछ भी आज सुबह हुआ उससे वो इतनी बुरी तरह से अफेक्टेड था कि वो ठीक से चीजों को सोच और समझ ही नहीं पा रहा था। कुछ वक्त तक उसे पल्ले ही नहीं पड़ा कि कृतिका ने उसे बीच में टोका क्यों। लेकिन जब उसकी नजरें कृतिका की गुस्से से भरी आंखों पर गई तो वो समझ गया वो उसे चुप रहने को कह रही है। वो अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी और को कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में अब तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तो ज्ञानी तक ये बात जरूर पहुंच जाती और वो आज इस मुश्किल में नहीं पड़ता। उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। आप इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देना चाहती है। कृतिका गुस्से से भड़क उठी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अगर ज्ञानी ऐसी ही वो सब बातें करता रहा तो जरूर किसी न किसी को इस बारे में पता चल जाने वाला था। शायद वो इंसान उसकी चापलूसी करने के चक्कर में सबके सामने उसके पैर भी पकड़ लेने वाला था। वहां इक्का दुक्का जो भी स्टाफ थे वो सब ज्ञानी को किसी भूत की तरह ही देख रहे थे। मिस कृतिका, क्या मैं आपके साथ प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? ज्ञानी ने धीमी आवाज में कृतिका से सवाल किया। ठीक उसी समय अनुपम उन दोनों के पास आया। कृतिका ने अनुपम की तरफ अपना सिर हिलाकर इशारा किया, जिसके बाद उसने कहा, मेरे पीछे आइए। तीनों एक छोटे से मीटिंग रूम में चले गए। मीटिंग रूम के अंदर जाते ही ज्ञानी कृतिका से माफी मांगने लगा। मिस कृतिका, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मेरे ख्याल से आपको अभी भी नहीं मालूम कि आपने क्या गलत किया है। कृतिका हल्का गुस्सा होते हुए बोली, अगर आज मैं आपके सीईओ की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो एक अतना सा मैनेजर मुझ जैसी ऑर्डिनरी वर्कर को कंपनी से बाहर निकाल चुका होता। ऐसा करके आप बस हमारे डिपार्टमेंट को अपनी पावर दिखाना चाहते थे, है ना? आपने कंपनी के रूल्स का जरा भी ख्याल नहीं रखा, ना कंपनी की इमेज का। आप बस यहाँ के हर एक एम्प्लॉय को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना? उस वक्त दिल ही दिल में ज्ञानी खुद को कोस रहा था। उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। घबराहट और डर के कारण उसके माथे से लगातार पसीना बहे जा रहा था। कृतिका सच में निखिल की गर्लफ्रेंड थी। उसका हर एक वर्ड सामने वाले के कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देने वाला था। मिस्टर ज्ञानी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपको मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं वैसी लड़की हूँ जो अपने साथ कोई गलत का बदला लेने से कतई पीछे नहीं हटती। कृतिका ने धीरे से कहा, अगर आपको सच में पता है कि आपसे गलती हुई है तो आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। निखिल आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर अभी भी आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो आपका किसी से भी सॉरी कहना आपके काम नहीं आएगा। अब से आप मेरे आसपास भी नहीं फटकेंगे। मैं ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, इसलिए कंपनी के ओनर के डिसीजन को मैं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर आप अपने काम को हमेशा अच्छे ढंग से करते हैं और आप सच में टैलेंटेड हैं तो निखिल अपने पर्सनल मैटर के लिए आपको कभी भी किसी भी तरह की मुश्किल में नहीं डालेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद कृतिका पलटकर वहां से चली गई। मिस कृतिका, ज्ञानी उसके पीछे भागना चाहता था। मिस कृतिका, लेकिन अनुपम ने उसे रोक लिया। वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी, कृतिका मैम ने अपनी बात कह दी है। अगर इसके बाद भी आप उन्हें परेशान करते रहेंगे तो इससे सीईओ आपसे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। उसकी बात सुन ज्ञानी निराशा में वहीं रुक गया। फाइनली जब अनुपम भी मीटिंग रूम से बाहर निकल गया तो ज्ञानी दोनों पर चिल्ला उठा, एसहोल्स। जैसा एक्सपेक्टेड था, कृतिका और निखिल के रिलेशन को लेकर कंपनी में कोई रूमर नहीं फैला। अब तक भी सिर्फ पीआर डिपार्टमेंट के लोग ही इस बारे में जानते थे। इसी तरह नॉर्मली ऑफिस में काम करते हुए कृतिका को
2 दिन बीत गए। फिर अचानक से तीसरे दिन उसे डायरेक्टर दिवाकर का कॉल आया। कृतिका, हमने डिसाइड किया है कि हम हमारी मूवी को न्यू ईयर से पहले रिलीज करेंगे। क्या? कृतिका को थोड़ा अजीब लगा, पर ये तो न्यू ईयर के वक्त रिलीज करने की प्लान थी ना आप सबकी। उस वक्त मूवी को ज्यादा से ज्यादा लोग देखने के लिए जाते। दरअसल उस वक्त कई सारी मूवीज को रिलीज किया जा रहा है, साथ ही वो सब कॉमेडी या फैमिली मूवी है। हमारी मूवी का सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर है, जो कि कॉमेडी फिल्मों की भीड़ में दब सकती है। इसलिए बेहतर रहेगा कि हम अपनी मूवी को थोड़ा अर्ली रिलीज करें, दिवाकर ने एक्सप्लेन किया। प्रोडक्शन टीम के साथ डिस्कशन कर हमने तय किया है कि हम हमारी फिल्म को इसी मंथ के एंड में रिलीज करेंगे। हमें इसकी बैक टू बैक प्रमोशन भी करनी होगी, इसलिए तुम्हें भी इसमें शामिल होना होगा। ठीक है। अगले दिन फाइट क्वीन मूवी को लेकर ऑनलाइन एक प्रमोशन पोस्ट शेयर की गई। ट्विटर पर जब फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई, तो कृतिका का नाम मेन लीड एक्टर्स के बाद मेंशन किया हुआ मिला। साथ ही उसके नाम को अनुष्का के नाम से लिस्ट में पहले मेंशन किया गया था, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया। ये कृतिका कौन है? मैंने पहले तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। शायद कोई न्यू एक्ट्रेस होगी। हाँ, सच में मैंने विकी पर चेक किया, उसका विकिपीडिया में अभी कोई अपना पेज भी नहीं है। देखो मुझे क्या मिला। एक यूजर ने अपने पोस्ट में एक फोटो अटैच कर दिया। ये पिक्चर तब की थी जब कुछ वक्त पहले कृतिका को गोल्ड फिंगर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था। अरे यार, ये तो पीआर सेक्टर से है। हाँ, ये तो डिट्टो उसी की पिक्चर है। कोई पीआर सेक्टर से सीधे एक्टिंग में आ गया। ये तो लंबी छलांग है। ये तो कोई एक्ट्रेस भी नहीं है, तो क्या इसे एक्टिंग आती होगी? डायरेक्टर दिवाकर के मन में क्या चल रहा था जो किसी पीआर को उन्होंने अपनी मूवी में कास्ट कर लिया? इसके पीछे जरूर कोई कहानी होगी। जरूर कोई पावरफुल इंसान उसे सपोर्ट कर रहा है, जिसने उसके लिए फिल्म में फंडिंग की होगी। मुझे मालूम नहीं था कि दिवाकर इस तरह से अपनी फिल्मों में एक्टर्स को कास्ट करता है। कितना अनप्रोफेशनल है ये। अब तो मेरा मूवी देखने का मन ही नहीं। इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स कृतिका को लेकर लगातार ट्विटर पर आते रहे। दरअसल इन इंटरनेट यूजर्स को अनुष्का ने हायर किया था, जिनका काम कृतिका को लगातार क्रिटिसाइज करना था। इन लोगों को इंटरनेट वाटर आर्मी कहा जाता था। ये बात दिवाकर की नजरों से छिपी नहीं रही। वो तुरंत समझ गया कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। उस वक्त वो चाय पीते हुए अपने लैपटॉप पर उन नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ रहा था। गुस्से में उसने अपनी चाय का कप फर्श पर पटक दिया। इस अनुष्का का दिमाग खराब हो गया है। अभी फिल्म का प्रमोशन भी स्टार्ट नहीं हुआ और वो कृतिका के बारे में ऐसी अफवाहें फैला रही है। ऐसे तो लोग कृतिका के साथ साथ फिल्म से भी नफरत करने लगेंगे और उसे देखने नहीं जाएंगे। इस तरह से फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा करने से इस लड़की को कौन सा फायदा होने वाला है? इस जाहिल लड़की को ये भूल जाना चाहिए कि आगे मैं कभी इसे किसी भी मूवी में कास्ट करूंगा। गुस्से से बिफरते हुए उसने तुरंत अपने डायरेक्टर फ्रेंड राकेश को कॉल किया। राकेश, मेरी बात सुनो। अनुष्का को तुम जानते हो ना? अगर तुम कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो तो उस लड़की को कभी अपनी फिल्म में कास्ट मत करना। चाहे उसकी वजह से फिल्म के लिए कुछ फंडिंग भी आए, तो भी उसे कास्ट मत करना। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? राकेश ने दूसरी तरफ से फोन पर कहा, मेरी फिल्म में काम कर रही एक न्यूकमर की एक्टिंग एबिलिटी पर इंटरनेट यूजर्स को शक है और वो उसे लगातार टारगेट कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी उनके कुछ कमेंट्स को पढ़ा है। क्या ये काम अनुष्का का है? हाँ, ये उसी जाहिल लड़की का काम है। मैंने उसे उसके टैलेंट के बेसिस पर अपनी फिल्म में कास्ट किया था। इस अनुष्का ने अपनी जेलसी में पहले कृतिका और मेरे बीच अफेयर होने को लेकर रूमर फैलाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह हम सबने मिलकर इस रूमर को मीडिया में आने ही नहीं दिया। कृतिका एक्चुअल में निखिल ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड है। इतने बड़े आदमी की गर्लफ्रेंड को क्या किसी और के साथ अफेयर में पड़ने की जरूरत पड़ सकती है? नहीं ना। जब मैंने उसे अपने फिल्म के लिए चूज किया था, तब मुझे मालूम भी नहीं था कि वो निखिल की गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये अनुष्का, जो खुद मेरी फिल्म के एक प्रोड्यूसर की सपोर्ट के कारण फिल्म में कास्ट हो पाई है, कृतिका को लेकर बेवजह साजिशें करती रहती है। अपनी जेलसी में उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि उसकी वजह से मेरी फिल्म फ्लॉप।
कि उसकी वजह से मेरी फिल्म फ्लॉप हो सकती है। तुम अपनी किसी भी फिल्म में इस लड़की को कास्ट नहीं करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? कुछ वक्त पहले कृतिका भी अनुष्का से बदला लेने के लिए उसके अगेंस्ट कुछ करना चाह रही थी, लेकिन उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं ऐसा कुछ करने से उसकी फिल्म के बॉक्स ऑफिस रन पर कोई बुरा असर ना पड़े। इस वजह से दिवाकर कृतिका की रिस्पेक्ट करने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ जो काम अनुष्का कर रही थी, उस वजह से वो इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत उससे करने लगा था। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा कि फ्यूचर में मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में वो मेरे साथ ना हो, राकेश ने रिप्लाई किया। तुम अपने सर्कल के बाकी के डायरेक्टर्स को भी ये बात बता दो, दिवाकर गुस्से से भड़कते हुए बोला। राकेश थोड़ा शॉक्ड हो गया। तुम इस लड़की को फिल्म इंडस्ट्री से बैन करना चाहते हो? हाँ, वैसे भी आगे एंटरटेनमेंट सर्कल में उसका करियर बढ़ने वाला नहीं है। मैं तो बस अपनी तरफ से उसे बैन कर रहा हूँ, दिवाकर ने रिप्लाई किया। राकेश ने उसकी बात पर गौर किया। निखिल ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड के साथ बुरा करके क्या कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकता था? बिल्कुल भी नहीं। फोन कट करने के बाद दिवाकर लगातार अपने जानने वाले डायरेक्टर्स को कॉल करता रहा। वो हर किसी को अनुष्का से सावधान रहकर उसे अपनी फिल्म में कास्ट ना करने को लेकर बात करता रहा। दूसरी तरफ अनुष्का ट्विटर पर कृतिका को लेकर बढ़ते जा रहे नेगेटिव कमेंट को पढ़कर दिल ही दिल बहुत खुश हो रही थी, इस बात से अनजान कि उसे आगे कैसी परेशानी का सामना करना पड़ने वाला था। अब तक दिवाकर और उसके करीबी डायरेक्टर फ्रेंड्स के कंबाइंड एफर्ट से उस लड़की को फिल्म इंडस्ट्री से बैन किया जा चुका था। इधर ओल्ड ओबेरॉय मैंशन में उर्मिला देवी अपने फोन पर व्हाइट क्वीन मूवी के जल्दी रिलीज होने की खबर पढ़ रही थी। जब उन्होंने कृतिका पर हो रहे नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ा तो वो गुस्से से बेफर पड़ी। पल्लवी, जल्दी मेरे पास आओ, उन्होंने पल्लवी आंटी को आवाज दी। क्या हुआ माँ? पल्लवी ने आते ही सवाल किया। देखो तो इन लोगों को, ये कितने बुरे हैं। उर्मिला देवी ने तुरंत पल्लवी को अपने फोन पर उन कमेंट्स को दिखाया। अभी उन्होंने फिल्म में कृतिका को एक्टिंग करते हुए देखा भी नहीं है, फिर भी वो उसकी ये कहकर बुराई कर रहे हैं कि उसे एक्टिंग नहीं आती। मुझे पता है, लेकिन कृतिका की एक्टिंग बहुत अच्छी है। पल्लवी हैरान हुई। फिर उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने उसकी एक्टिंग देखी है। उर्मिला देवी पल्लवी को झूठ मूठ का डांटते हुए बोली, नहीं, मैंने नहीं देखी, पर मुझे भरोसा है कि वो अच्छी एक्टिंग करती होगी। पल्लवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप कब से कृतिका पर इतना भरोसा करने लगी? हट, मुझे उस पर नहीं, फिल्म के डायरेक्टर की जजमेंट पर भरोसा है। अगर उसके हिसाब से कृतिका अच्छी एक्ट्रेस नहीं होती तो वो उसे चूज ही नहीं करता। उर्मिला देवी ने ये कहते हुए पल्लवी का ध्यान कुछ और कमेंट्स की तरफ किया। देखो तो ये कमेंट्स कितने भद्दे हैं। ये सारे कमेंट बस कृतिका को टारगेट करते हुए किए गए हैं। कोई एक भी कमेंट उसके सपोर्ट में नहीं है। जरूर किसी ने इंटरनेट वाटर आर्मी को ये सब करने के लिए हायर किया है। पल्लवी ने तुरंत इस बात को नोटिस कर लिया था। ये गलत है, कौन कर सकता है ऐसा? अपनी बात पूरी करने से पहले ही उर्मिला देवी ने अंदाजा लगा लिया था कि ये काम किसका हो सकता है। पल्लवी आंटी भी ये बात समझ गई थी। दोनों की ही नजरें फिल्म के कास्ट लिस्ट पर अनुष्का के नाम पर जा अटकी थी। इसे क्या लगता है कि बस इसे ही पेड कमेंटर्स को हायर करना आता है? ये मैं भी कर सकती हूँ, कहते हुए उर्मिला देवी किसी को कॉल करने लगी। अगर वो कृतिका की बुराई करवाएगी तो मैं उस लड़की की तब तक बुराई करवाऊंगी जब तक कि वो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर न जाए। माँ, ऐसा मत कीजिए, पल्लवी ने तुरंत उर्मिला देवी को रोका। क्यों? उर्मिला बिफर पड़ी। क्या तुम अपनी होने वाली बहू को प्रोटेक्ट नहीं करोगी? पल्लवी उर्मिला को चिढ़ाने के अंदाज में मुस्कुरा उठी। अरे, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया? क्या बात है, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? उर्मिला देवी झेप कर रह गई। उसकी बहू कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसकी गलतियों को पकड़कर उसका मजाक उड़ाने में। अचानक से उसे कृतिका की याद आई। वो भी तो काफी हद तक पल्लवी जैसी ही थी, हमेशा अपनी बातों में दूसरों को फंसाने वाले और उनकी गलतियों का फायदा उठाने वाली। अगर निखिल से शादी होने के बाद ये दोनों सास बहू आपस में मिल गई तो उनका जीना तो मुश्किल हो जाएगा। उर्मिला देवी अचानक से परेशान हो उठी, लेकिन इस बार पल्लवी ने उनकी गलती का फायदा उठाने की कोई कोशिश नहीं की। माँ,
ये मत भूलिए कि कृतिका एक प्रोफेशनल पीआर है। अगर उसे पेड कमेंटर्स को ढूंढना होता तो अब तक खुद ही उन्हें ढूंढ चुकी होती, लेकिन अब तक उसने ऐसा नहीं किया है। तो इसके पीछे उसके पास कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। लेकिन अगर उसे इस कमेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं हुआ तो? उर्मिला देवी ने हल्का चिढ़ते हुए कहा। ऐसा है तो हमें निखिल से इस बारे में पहले बात करनी चाहिए, पल्लवी ने जवाब दिया। उर्मिला अपना मुंह ऐंठते हुए बोली, मुझे कृतिका की कोई चिंता नहीं। हाँ हाँ, उसकी चिंता मुझे है, पल्लवी ने कहा। मैं निखिल से बात करती हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम्हें पहले ही मुझे इस बारे में बताना चाहिए था ना। उर्मिला ने जानबूझकर पल्लवी को फटकार लगाई। तुम्हें इतनी चिंता है, फिर भी ड्रामा करती हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं। पल्लवी समझ नहीं पाई थी कि उसे क्या कहना चाहिए। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी सासू माँ को अपने अगेंस्ट कुछ कहने का मौका दे दिया था। वो चुपचाप शांति से बगल वाले सोफे पर बैठ गई। जब काफी देर तक उन्होंने निखिल को कॉल नहीं किया तो उर्मिला देवी ने बेचैन होते हुए सवाल किया, तुम निखिल को कॉल क्यों नहीं कर रही हो? पल्लवी हंस पड़ी। वो मुझे सच में कृतिका को लेकर कुछ खास चिंता नहीं ना, इसलिए। सच भी यही था। उसे कृतिका को लेकर जरा भी चिंता नहीं थी। कृतिका एक चालाक लड़की थी। वो इतनी आसानी से अनुष्का से हार तो नहीं मानने वाली थी। इस वक्त वो शांत थी। वो कुछ भी नहीं कर रही थी। डेफिनेटली वो सही मौके के इंतजार पे होगी। इसलिए किसी को किसी की चिंता करनी चाहिए तो उस लड़की अनुष्का के लिए उसने आग से खेलने की कोशिश की थी। अब इस आग में उसका जलना तो निश्चित तय था। इधर उर्मिला देवी पल्लवी को देख परेशान हो रही थी। उसकी ये बदमाश बहू उसकी बात एक बार में मानती क्यों नहीं थी? जब उर्मिला ये सब सोच रही थी तभी पल्लवी ने पलटकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अगर आपको कृतिका की चिंता हो रही है तो मुझे बताइए, मैं तुरंत निखिल को कॉल कर लूंगी। उर्मिला देवी हैरान रह गई। ये नालायक लड़की। कुछ देर अपना माथा पकड़ पल्लवी पर गुस्सा करने के बाद फाइनली उर्मिला देवी ने चिल्लाते हुए कहा, कॉल करो निखिल को तुरंत। पल्लवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है माँ, आप गुस्सा मत कीजिए। उन्होंने तुरंत निखिल को कॉल किया। मॉम? निखिल ने शॉक्ड होते हुए पल्लवी का कॉल उठाया। जनरली वो वर्क आवर के दौरान कभी निखिल को कॉल नहीं किया करती थी। हम फाइट क्वीन मूवी की प्रमोशन के लिए ट्विटर पर आई मूवी की कास्ट लिस्ट देख रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इंटरनेट यूजर्स कास्ट लिस्ट के आते ही कृतिका को टारगेट कर उसके बारे में बुरे कमेंट्स कर रहे हैं? पल्लवी सीधे मुद्दे पर आ गई। निखिल ना तो शॉक्ड हुआ और ना ही गुस्सा, बल्कि वो मुस्कुराने लगा। माँ, आप कृतिका की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप ऐसे दिखाते आई थी कि आपको उसकी जरा भी परवाह नहीं। पल्लवी आंटी से कुछ कहा नहीं गया। पासा तुरंत पलट गया था। अभी कुछ पल पहले वो यही बात कहकर उर्मिला देवी को परेशान कर रही थी और अब उसका बेटा उसे इसी बात को लेकर टॉन्ट कर रहा था। मैं बस इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि कृतिका ने अब तक इसे लेकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। उसे जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से वो लड़की ऐसी तो नहीं जिसे लोग बुली करते रहेंगे और वो चुपचाप उनसे बुली होती रहेगी। अगर सच में उसका नेचर लोगों के उसे परेशान करते रहने पर उन्हें सबक सिखाना नहीं होता तो वो ओबरॉय फैमिली के होने वाले नेक्स्ट हेड से शादी कैसे कर सकती थी? ऐसा है तो माँ, आप उसे ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं, निखिल ने पल्लवी को छेड़ते हुए कहा। पल्लवी आंटी से कुछ कहा ही नहीं गया। चिंता मत कीजिए माँ, कृतिका उन लड़कियों में से नहीं है जो उन लोगों को माफ करे जो उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैंने उससे इस बारे में बात की है। वो इस वक्त अनुष्का से जुड़ी नेगेटिव बातों को सर्च कर रही है, निखिल ने एक्सप्लेन किया। यानी ये अनुष्का का ही काम है? पल्लवी अपनी भौहें उठाते हुए बोली। जैसे ही उर्मिला देवी ने ये बात सुनी वो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में कसकर खींच उठी। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, क्या इससे उसका काम जल्दी नहीं हो जाएगा? उसकी बात सुन निखिल हंस पड़ा। आप जो कह रही है मैं वो पहले ही कर चुका हूँ। अभी अभी अनुपम ने उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन की एक फाइल दी है मुझे। उर्मिला देवी चुप हो गई।
कृतिका को लेकर उनकी फीलिंग्स निखिल के सामने आ चुकी थी, लेकिन चूंकि जल्दी ही मूवी को लेकर प्रमोशन शुरू होने वाले हैं, इसलिए उसका अभी कुछ भी करना ठीक नहीं। लेकिन वो इस बारे में दिवाकर से पहले ही बात कर चुकी है। आप चिंता मत कीजिए, वो अनुष्का को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। निखिल ने पल्लवी आंटी और उर्मिला देवी को भरोसा दिलाया। लेकिन तुम उन फेक इंटरनेट यूजर्स को कृतिका की और बुराई करने नहीं दे सकते। उर्मिला अभी भी नाखुश थी। आखिरकार वो उसकी होने वाली फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ थी। वो किसी को उसके बारे में कुछ भी बुरा कैसे कहने दे सकती थी? कृतिका अनुष्का से अलग है दादी माँ, उसे मूवी की चिंता है। अगर वो अभी अनुष्का से किसी भी तरह के झगड़े में उलझती है तो इससे फिल्म की और ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, जिससे मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। इसलिए कृतिका सही मौके का इंतजार कर रही है। निखिल ने दोनों को समझाने की कोशिश की। फाइनली उर्मिला ने सब कुछ समझते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। वो कृतिका की सब कुछ सोच समझकर कदम उठाने वाली पर्सनालिटी से सेटिस्फाइड थी। भले ही वो सब एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी कई बार ऐसा होता था कि जो वो चाहते थे वो उसे कर नहीं पाते थे। लेकिन कृतिका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी वो चाहती वो कर सकती थी। एक विशाल परिवार के हेड की वाइफ होने के नाते उसे हर मैटर में बिग पिक्चर को देखना सीखना होगा। कृतिका अभी से इस मामले में एक्सीलेंट थी। दूसरी तरफ अनुष्का, जिसे मालूम ही नहीं कि उस लड़की ने अनजाने में दिवाकर को कितनी बुरी तरह से नाराज कर दिया है। उर्मिला गलत नहीं सोच रही थी। उन्हें मालूम तो नहीं था, लेकिन दिवाकर ने अनुष्का को फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से बैन कर दिया था। फाइनली जब पल्लवी ने फोन कट किया, तब जाकर उर्मिला ने पेज कमेंटर्स को हायर करने की बात अपने दिल से निकाल दी। फिर भी वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने पल्लवी से कहा कि वो अपने ट्विटर अकाउंट से कृतिका के सपोर्ट में कुछ अच्छे कमेंट्स करे। दूसरी तरफ प्रेम को जब दिनेश से पता चला कि ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ने उसे बॉयकॉट कर दिया है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। साथ ही ये सब बताते हुए गुस्से में जिस कदर दिनेश ने उसकी इंसल्ट की थी, उससे वो और भी बुरी तरह से भड़क गया। ठीक उसी समय अपने फोन में उसकी नजर व्हाइट क्वीन मूवी के प्रमोशन कास्ट लिस्ट पर गई और उसकी नजर कृतिका के नाम पर जा अटकी। उसने अविश्वास में अपनी आंखें मली। उसे लगा कि उसने कुछ गलत पढ़ लिया है। उसने तुरंत दिनेश का ध्यान उस नाम की तरफ किया। फिर उसने पूछा, इस कृतिका को देखो, कहीं ये वही तो नहीं जिससे हमारी बहस ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में हुई थी? तुमने भी यही कहा था कि वो पीआर डिपार्टमेंट में काम करती है। दिनेश ने उसका फोन लेकर कृतिका के नाम को टच किया ताकि वो उस नाम से बने विकिपीडिया पेज पर पहुंच जाए। लेकिन कृतिका के नाम से अब तक कोई विकी पेज नहीं बना था। ना तो उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ मेंशन था और ना ही उसकी पिछली फिल्मों या शो के बारे में। उसका ट्विटर अकाउंट भी किसी आम इंसान के अकाउंट के जैसा था। 1 मिनट रुको, कहते हुए दिनेश ने, जो कि एक मैनेजर की पोजीशन पर काम करता था, अपने कनेक्शन के थ्रू किसी को कॉल किया। कंफर्मेशन मिलने के बाद उसने कहा, हाँ ये वही है। इस लड़की की वजह से मुझे बैन कर दिया गया और अब ये खुद फिल्मों में आना चाहती है। स्लट! प्रेम ने गुस्से में उसे गालियां दी। हम क्या कर सकते हैं, वो निखिल ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड है, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अगर वो फिल्मों में काम करना चाहती है तो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन उसके लिए फिल्में भी बना सकता है, वो भी उसे लीड रोल में रखकर। फाइट क्वीन फिल्म की तरह वो उसे कोई साइड कैरेक्टर का रोल प्ले करने ही नहीं देंगे। दिनेश ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकते हो। निखिल का उस लड़की को पूरे पीआर डिपार्टमेंट के सामने अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट किए हुए कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई रूमर मीडिया या इंटरनेट पर नहीं है।